तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। हमने इसके 75 नंबर तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। आई थिंक 76 मिस हो गया किसी तरीके से, तो चलो 77 से शुरू करते हैं। कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं इसको पूरा करके एक वीडियो अपलोड करूं, लेकिन क्योंकि समय का बहुत अभाव है तो इन दिनों थोड़ा सा क्या है, वायरल फीवर भी चल रहा है, कई लोगों को, कई सदस्यों को फैमिली में हो गया है, तो बहुत कोशिशों के बाद भी इस तरीके से टाइम नहीं मिल पाता। ये क्वेश्चन था आपका जो मिस हो गया। मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत में एक प्रमुख मुस्लिम शक्ति थी जिसने 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तो जो दिल्ली सल्तनत है उत्तर भारत में, तो वो कह रहे 1206 से 1526 तक ईस्वी तक जिन लोगों ने शासन किया वो कौन कौन से वंश थे। ठीक है, हो सकता है कि 1206 से 1526 तक कई वंश हो या कई शासक हो, इस तरीके से वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 तक उसने शासन किया। कब से, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन यही पूछा था 1206 से 1290 तक। और ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते, जहांदार शाह के बारे में, फरखुर सियार के बारे में, समीक्षा अधिकारी में देखा ना क्वेश्चन, वैसे ही। नेक्स्ट खिलजी वंश ने शासन किया, तो उसने 1290 से किया। ठीक है, वो 1290 उधर हो गया, फिर 1290 से 1320 ईस्वी तक किया था शासन। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश। तो जो तुगलक वंश ने शासन किया था दिल्ली पर, वो 1320 से 1414 तक। ठीक है, 1320 से 1414 तक, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। और लोधी वंश ने किया था 1451 से आपका 1526 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद में शायद मुग़ल आ जाते हैं, है ना, शायद का कन्फर्म है। तो ये इसका टाइम पीरियड है जिसको आप देख लो। यहाँ पर मैंने पढ़ के भी बताया गुलाम वंश, और फिर मैं वो पीडीएफ भेजूंगी तो उससे देख लेना। ठीक है, चलो फिलहाल इसको हम फटाक से फिनिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे इसके पिछले टेस्ट सीरीज़ के थे, उसको भी इसी में इंक्लूड करके इन पेपर को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद में मुझे आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और शेयर करनी थी, वो ये कि जैसे ये टेस्ट पेपर भी जो है, इसमें भी उत्तर प्रदेश के जो जनगणना के क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात तो करंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे हैं, और करंट के भी आपके देखो इसमें मंथ पता चल जाएगा कौन कौन से मंथ के हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग देते ही रहते, तो ये इसमें इन्होंने फिलहाल करंट के कुछ ही क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, जैसे वायु गुणवत्ता रिपोर्ट हो गई, सफ़र आपका मिष्टी पहल किससे संबंधित है ना। इसके बाद में मैंने देखा था, ये देखो उत्तर प्रदेश के काफ़ी क्वेश्चन इसमें हैं। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है ना, ऐसे। और ये है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर, ऐसे तो कुछ क्वेश्चन हैं, पूर्वी पश्चिम, ऐसे करके काफ़ी सारे, वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये आपका दृष्टि का 11 नंबर है। कोशिश करूँगी अगर एक वीडियो में ये पूरा पेपर हो सकता है तो मैं भेज दूँगी, नहीं हो पाता है तो मजबूरी में मुझे फिर वो करना पड़ता है, जो कि मतलब वही है, समय का अभाव और समय आपके हाथों में नहीं है, उस तरीके से चीज़ें। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना है। जालंधर का युद्ध, किली की लड़ाई, अमरोहा की लड़ाई या रावी का युद्ध। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपके यहाँ पर कूट दिए गए। हमें पहले बताना है कि कौन सा कब युद्ध होता है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। देखो फर्स्ट जो आपका होता है वो जालंधर का होता है। जालंधर का जो होता है वो कब होता है युद्ध, अलाउद्दीन खिलजी ने जालंधर 1298 में, इसका जो युद्ध होता है वो 1298 में होता है। ठीक है, किली की जो लड़ाई होती है वो 1299 में होती है, इसी के जस्ट एक साल बाद 99 में किली। अमरोहा का होता है वो 1305 में। ठीक है, 1305 में होता है। और रावी जो होती है वो 1306 में। तो बड़ा सिंपल है, आंसर आप निकालोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी चारों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं एक तरीके से, तो वो आंसर आपका हो गया। लोधी वंश का अंतिम शासक था, क्वेश्चन है सिकंदर लोधी, खिलजी खान, बहलोल लोधी या इब्राहिम लोधी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी, और नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, और भी कई सारे। ठीक है, तो देखो दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी था, और लोधी वंश भी दिल्ली सल्तनत का अंतिम था। ठीक है, लोधी वंश के विषय में बात हो रही है, वहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी था, जिसने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 1517 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, और यही इब्राहिम लोधी यहाँ का अंतिम शासक भी था। ठीक है, कुछ चीज़ें और है कि उसने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। सिकंदर लोधी सहित दिल्ली के पिछले सुल्तानों के प्रयास सफल नहीं रहे, और उसी तरीके से चीज़ें दी गई हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, 1540, 1526 से 1570। ये सारे ही जो डेट है बहुत क्लोज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी यानी शेर खान के बीच लड़ा गया। हुमायूं को चौसा में शेर शाह सूरी ने हराया था।
शेषासुरी ने हुमायूं को हराया था। और ये कब हुआ था? तो ये 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध आपका होता है 1540 में। ये कन्नौज का युद्ध की डेट है, ठीक है। इसको याद कर लो क्योंकि ये भी पूछे गए हैं कई बार। अगर देखें चंदेरी का युद्ध, तो ये 1528 में, ठीक है। कन्नौज का 1540, चौसा का 1539 और चंदेरी का 1528 में, ठीक है। चलो आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णदेवराय। अब ये कूट भी दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये कौन से क्रम में आए थे, तो उसको यहाँ पर मिलान करके देखना है, ठीक है, बताना है। देखो जो हरिहर प्रथम आता है वो 1336 से 1356 तक रहता है, ठीक है। 1336 से 1356, और ये पूछे भी जाते हैं। बुक्का प्रथम की बात करोगे तो ये 1356 से 1377 चलता है, ठीक है। मतलब इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1356 से 1377 तक चलता है। अगर देवराय द्वितीय की भी यहाँ पर बात करें तो आपको अगर याद हो 1370 से यानी 1377 से 1404 ईस्वी तक ये रहते हैं, ठीक है। ये ईस्वी है यहाँ पर। और देवराय द्वितीय कृष्णदेवराय, तो कृष्णदेवराय जो होते हैं, ठीक है, हाँ ये देवराय द्वितीय का है। अगर देवराय प्रथम को देखोगे तो वो 1406 से 1422 तक, 1406 से 1422 तक, ये देवराय प्रथम के बारे में बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना, हाँ। और कृष्णदेवराय की बात करें अगर यहाँ पर, जो कृष्णदेवराय है ये सबसे आखिरी में 1509 से, ठीक है, 1509, क्योंकि 1404 तक तो ये रहते हैं ना, ये देवराय द्वितीय, और देवराय प्रथम रहते हैं 1406 के बाद में 1422, ठीक है। इसके बाद में 1509 से 1529 तक रहते हैं आपके कृष्णदेवराय, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा वहाँ पे शासन भी दिया है तो उसको भी पढ़ लेना। तो अभी यहाँ पे आपका जो कूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर आप देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाना चाहिए इस हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोगों ने निकाला है क्वेश्चन का आंसर, तो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। प्रमुख शिलालेख 3rd में, प्रमुख शिलालेख 4th में, 5th में या 6th में। मतलब धम्म के बारे में है ना, तो प्रमुख शिलालेख 3rd, इसमें ब्राह्मणों और श्रमणों के बीच के प्रति उदारता और माता और पिता के प्रति सम्मान के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से सी आपका हो जाएगा प्रमुख शिलालेख 4th के विषय में। 3rd, 4th, 5th सब लाइन से दिया गया है। आप देखोगे तो 5th में ये चीज़ दी गई है, धम्म का जो संदेश फैलाने की बात कही गई है, वो पहली बार धम्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में जो बताया गया वो 5वें शिलालेख में बताया गया। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 77 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो 77 देख लो यहाँ पर। बैटल ऑफ किली, बैटल ऑफ अमरोहा, बैटल ऑफ रावी। मैंने इसलिए डेट इसलिए लिख दी है ताकि अगर आप में से जो नहीं पता हो तो इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। ये आपका हो गया 78, 79 बैटल ऑफ चौसा 1539, ठीक है। कन्नौज का आपका कब होता है 1540, चंदेरी का 1528, ठीक है। ये 80 नंबर और ये 81। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर। हरिसेन जो है वो गुप्त वंश के शासक के दरबारी कवि थे, जिन्होंने प्रयागराज में अशोक के स्तंभ पर लिखे प्रयाग प्रशस्ति में उन्हें 100 युद्धों का नायक बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर देख लेना। अच्छा विंसेंट स्मिथ जो है वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ये बात विंसेंट स्मिथ कहते हैं, ठीक है। हरिसेन नहीं कहते हैं। हालांकि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारणार कहा गया। चंदावर की लड़ाई ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी। चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद घोरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। तो इनमें से कितने ऑप्शन आप कह सकते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद हार गया था और मारा गया था। इस विजय के बाद मोहम्मद घोरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा और यह लड़ाई उत्तर प्रदेश के आधुनिक इटावा जिले के चंदावर में लड़ी गई थी। कन्नौज जो उस समय गंगा घाटी में प्रशासन का केंद्र था, अंततः 1198 में कब्जा कर लिया गया और चंदावर की लड़ाई ने इस प्रकार गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी थी। तो सी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन अलग अलग रखे हैं, ध्यान रखना। ये ऑप्शन आपको ज़्यादातर ए में मिलता है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा सी क्यों है। खैर आगे है,
राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। कहाँ के? मैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर या मद्रास के। 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेना। फिलहाल पहली शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में सारंगा या चित्रकला के 6 अंगों का विकास देखा गया था, जिन्हें आज भी कला के प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। बात करें तो हैदराबाद के राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे, वो हैदराबाद के थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खड़ंग शब्द से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ लो फिर बताना। मे बी कि मेरी वो प्रोनाउंसिएशन हो कि कुछ गलत हो गया हो, मैंने फ्लो में गलत बता दिया, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। त्रावणकोर के, ठीक है, ये त्रावणकोर के थे। और जो ये आपका खड़ंग शब्द है, ये चित्रकारी से संबंधित है। किससे? तो चित्रकारी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एलिफेंटा गुफाएं थी, तो ये कहाँ स्थित है? बौद्ध स्थल, शैव साइट, वैष्णव साइट, या ए और बी दोनों। एलिफेंटा गुफाएं किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो ये जो है वो आपकी बौद्ध स्थल और शैव साइट दोनों से संबंधित। ये मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं मूल रूप से एक बौद्ध स्थली थी, जिन पर बाद में शैव मत का भी प्रभाव या प्रभुत्व हो गया। तो इस तरीके से ए और बी दोनों, ठीक है, वैष्णव नहीं, शैव। चले, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बहुमत मिला था। हमें बताना कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, अगर बात करें 1937 के विषय में, तो कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन तो सत्य है, बट जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। गलत क्यों है? देखो, कांग्रेस ने 1161 सीटों पर चुनाव लड़कर 716 सीटें जीती। इसे बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत NWFP को छोड़कर सभी प्रांतों में बहुमत मिला, और ये बंगाल, असम और NWFP में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो सेकंड सही नहीं है। असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में बहुमत मिला, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इनको बहुमत नहीं मिला था, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 82 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करा है, आप 82 से देख लो। 83 आपका थोड़ा सा बड़ा कथन कारण का है, रीजनिंग असर्शन का। फिर राजा रवि वर्मा वाज ए रिओन्ड इंडियन पेंटर ऑफ, कहाँ के? त्रावणकोर के। ठीक है, नेक्स्ट 85 में ये गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है, 84 और 5 में, तो इसको अच्छे से देख लेना। 87 आगे बढ़ेंगे। फिलहाल 88 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सह संस्थापक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कह रहे हैं हिंद एसोसिएशन, इंडिया हाउस, भारतीय राष्ट्रीय सेना या पेरिस इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सोहन सिंह भाकना का आपने संबंध कहीं और भी सुना, किसी और भी संगठन के साथ में सुना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हालांकि यहाँ पर हमको पहले देखना है इनका जिससे संबंध है, वो तो फिर आप याद ही कर लेना। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में होती है, जो ये आपका हिंद एसोसिएशन है, सॉरी इंडिया हाउस। ठीक है, इसकी स्थापना 1905 में होती है। ठीक है, सन थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो होती है वो 1907 में होती है। हिंद एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1913 में होती है। ठीक है, कब होती है? 1913 में। अगर भारतीय राष्ट्रीय सेना की बात की जाए यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब होती है, तो जो ये भारतीय राष्ट्रीय सेना है इसकी स्थापना फिलहाल आपकी होती तो है 1942, लेकिन इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, वो सुभाष चंद्र बोस नहीं होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नाम दिए इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती है, बल्कि इसके वो जो मतलब सह संस्थापक होते हैं वो होते हैं मोहन सिंह, और जापान में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कहाँ? मोहन सिंह और जापान में। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। हाँ, पेरिस इंडियन सोसाइटी हो गया आपका 1905 में, इसकी भी स्थापना होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को और आप डिटेल से PDF में देख लेना। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? देखो 2-3 हैं, एक संयुक्त प्रांत किसान सभा, एक उत्तर प्रदेश किसान सभा। ठीक है, तो उसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से पढ़ना। उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं थे, और ये चारों ही एकदम क्लोज आंसर है। ऐसे है कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, अत्यधिक लगान, अवैध उगाही और
नवीकरण शुल्क या नजराना और मनमाने ढंग से बेदखली या क्या नाम है कि यही मतलब कर से ऊब गए थे, किसान परेशान हो गए थे। तो इस कारण अवध के किसानों की स्थिति बहुत खराब थी और इसने किसानों के लिए जीवन कठिन बना दिया था। तो इसी के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। इसकी स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयास से मदन मोहन मालवीय के सहयोग से की गई थी। इसमें कई कृषि जाति समूह भी शामिल थे। तो किसने किसने इसमें मतलब भाग लिया? अब फिलहाल पूछा क्या है कि कौन संबंधित नहीं थे, तो राजकुमार शुक्ल इससे संबंधित नहीं थे, ये तीनों इनसे संबंधित थे। ठीक है, वो जो एक किसान सभा है दूसरी, उसमें सहजानंद स्वामी भी शामिल है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ध्यान से देखना है। सरला देवी चौधरानी एक शिक्षाविद और एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने भारत स्त्री महामंडल नामक पहले राष्ट्रीय स्तर के महिला संगठनों में से एक का गठन किया था। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? देखो, जो पहली बैठक कह रही हैं तो 1910 में इन्होंने इलाहाबाद में पहली बैठक बुलाई थी। ठीक है, 1910 में इन्होंने स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी और इन्होंने ही क्या किया था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय मतलब स्वदेशी आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में शारीरिक प्रशिक्षण, वीर अष्टमी का उत्सव, दुर्गा पूजन के दूसरे दिन रखा जाने वाला व्रत आदि, मतलब यही सब चीज़ें, जो चीज़ों को पॉजिटिव वे में काफ़ी सारी चीज़ें शुरू करी थी। ठीक है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था पहली बैठक कहाँ बुलाई थी, तो 1910 में इलाहाबाद में बुलाई गई थी। ठीक है, प्रयागराज आपका सूची का क्वेश्चन है हमारा। ये कांग्रेस के अधिवेशन है और ये इसके अध्यक्ष है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज गोपाल कृष्ण गोखले, लखनऊ, बनारस, कानपुर आप सिंपली आंख बंद करके सरोजनी नायडू मिला दो। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर कि इलाहाबाद वाली में अगर आप प्रयागराज, तो एक 1888 में होती है जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल करते हैं, और एक आपका होता है 1892 में जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद में एक होता है 1910 में सर विलियम बेडनवर्ड्स करते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा सर विलियम बेडनवर्ड, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, हालांकि डेट नहीं दिया, पर क्योंकि अध्यक्ष का नाम दिया है तो आपको फिर उसी से मिलान करना होगा, है ना। अगर लखनऊ की बात देखेंगे तो ये रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे, बनारस में आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। इस तरीके से देखोगे तो D4 एकदम सही है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये अध्यक्षता की है जिन लोगों ने, इनका डेट वाइज नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि जहाँ इलाहाबाद आएगा वहाँ पे सर विलियम बेडनवर्ड ने अगर कहीं और भी की होगी तो आप कंफ्यूज होकर टिक यहीं कर दोगे। 3 जो क्या नाम है कि होते हैं यहाँ पर मतलब मीटिंग, 1888, 1892 और 1910, ये तीनों इलाहाबाद प्रयागराज में होते हैं। और तीनों में 1888 में जॉर्ज यूल करते हैं, 1892 में WC बनर्जी करते हैं और 1910 में विलियम बेडनवर्ड करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ठीक है, 89 देखा, 90, 91, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि फराजी विद्रोह शुरू हुआ था पंजाब में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में। ओके, फर्ज या अनिवार्य कर्तव्य शब्द से व्युत्पन्न फराजी आंदोलन की स्थापना 19वीं शताब्दी में हाजी सरियतुल्लाह द्वारा की गई थी और इसने पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में गहरी जड़ें जमा ली थी। तो ये कहाँ शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया हो तो। ठीक है, ऑप्शन को आप पढ़ लो। पढ़ने के बाद में देखो, बाल शास्त्री जम्बेकर ने 1832 में दर्पण समाचार पत्र शुरू किया था और उन्हें मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो किसने? बाल शास्त्री जम्बेकर ने दर्पण पत्र शुरू किया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अब यहाँ पे देखो सन पूछ लिया है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में M.V. राघवाचारी, V. सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लू ने की थी। ठीक है, तो कब की थी? 1884 में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चारों ऑप्शन जब पढ़ोगे तभी जाके आंसर टिक करना, पहले मत करना।
अरविंदो घोष के द्वारा करीबी सहयोगी सखाराम गणेश देउस्कर ने 1904 में देशेर कथा प्रकाशित की थी। अच्छा, इस कथा में था क्या? तो इस काम ने स्वदेशी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और ये ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय लोगों की गुलामी के बारे में था। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तभी की गई हैं 19वीं शताब्दी के आसपास, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है, शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। चार ऑप्शन दिए कि किसने? आगा खान ने, शौकत अली ने, अब्दुल गफ्फार खान ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने। शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व की बात हो रही है यहाँ पर। अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में शिमला डिप्यूटेशन नामक मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक समूह ने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों और मुसलमानों द्वारा साम्राज्य की रक्षा के लिए किए जा रहे योगदान के मूल को ध्यान में रखते हुए उनकी संख्यात्मक ताकत से अधिक कुल मिलाकर के फूट डालना था। उन्हें ये बताना था कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे करके उन्हें परेशान करना था और ख़ास कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो किसने करी थी? मतलब इसकी वो आगा खान ने। ठीक है, मद्रास की संधि का संबंध था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। मद्रास की संधि का संबंध इन चारों में से किससे था? ठीक है, ऑब्वियसली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बिना किसी निष्कर्ष के 1.5 वर्ष तक चलता रहा। हैदर अली ने अपनी रणनीतियाँ बदल दी और अचानक मद्रास पहुँच गया। तो वही है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसने करा था? भारतीय प्रश्नों पर चर्चा करना, भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, इंग्लैंड में सार्वजनिक लोगों को प्रभावित करने के लिए 1866 में 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसमें की जिसमें गर्मपंथियों को पुनः शामिल किया गया था? ठीक है, अच्छे से पढ़ लो पहले। देखो, तो जो 1936 का ये आपका होता है, सॉरी 1916 का लखनऊ में जहाँ तक, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, लखनऊ सत्र होता है 1916 में। एक नरमपंथी नेता अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में तिलक के नेतृत्व वाले गर्मपंथियों को फिर से कांग्रेस में शामिल किया जाता। और 1916 के पहले 1907 में ये लोग गुजरात, 1907 या 6 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं है तो 1906 या 7 में इन लोगों में दूरियां हो जाती है, ये लोग आपस में हट जाते हैं एक दूसरे से और फिर ये लोग आपस में शामिल हो जाते हैं। तो इसकी अध्यक्षता फिलहाल अंबिका चरण मजूमदार जी द्वारा की जाती है 1916 में, और तिलक जी के नेतृत्व में ये लोग फिर से शामिल हो जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 92 से देखा है, फराजी रेवेलियन स्टार्टेड इन, है ना, वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ, फिर 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था कह रहे हैं। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इनको पहले पढ़ लो। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। एक अखिल भारतीय संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, सभी मुख्य आयुक्त के प्रांत और भारतीय राज्य रियासतें शामिल थी। चूँकि कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई, इसलिए प्रस्तावित महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। क्या हो जाएगा आपका? भारत सरकार अधिनियम 1935। वाहनों में कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपको पता है गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, तो वो किसके लगे होते हैं? उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्ट्स में लगे होते हैं और इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, साइड शीशा देखो पता चलेगा कौन सी गाड़ी आ रही, वही उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रव्यात्मकों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खनिज, नमक, रूबी, माणिक्य, नीलम, हीरा, इनको हमें बताना है और मिलान करना है। ठीक है, अपवर्तनांक को विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के अपेक्षित चाल से संबद्ध किया जा सकता है और यह देखा गया कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचालित होता है। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो देखो, पहला आपका खनिज नमक, मतलब ये चारों सही से मिले थे, फिर रूबी, माणिक्य, नीलम और हीरा, भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कथन कारण का क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन कारण दिए गए। अभिनेत्र लेंस की
फोकस दूरी को पश्चमाभी पेशियों द्वारा समायोजित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता पश्चमाभी पेशियों के संकुचन या शिथिलता के साथ बदलती है। तो हमें मिलान करना कि इनमें से कितने ऑप्शन मतलब कि क्या सही है, फर्स्ट सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। फिलहाल कह रहे हैं कि दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि पहले ऑप्शन को भी सही से पढ़ना, क्वेश्चन को भी सही से पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन आगे पीछे दिए रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने का कारण है। ये खूब 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 क्वेश्चन आया है, मल्टीपल टाइम आता है। ठीक है, तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, अपवर्तन। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमने 100 नंबर से देखा, तो इसको देखते चलो। फिर 101, 102, ठीक है, 103, इसको भाई पढ़ना थोड़ा ध्यान से ही, और 104। ठीक है, लिटमस विलयन का वास्तविक रंग क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, लाल, नीला, बैंगनी या हरा। लिटमस पेपर या लिटमस विलयन हम लोगों ने 12th में सुना ही होता है। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधा से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब वह बैंगनी रंग का होता है। तो क्या हो जाएगा, सी, बैंगनी। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से कैल्शियम कार्बोनेट के प्रकार है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या बेकिंग सोडा। यानी कि यहाँ पर कितने कूट सही है वो बताना है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपके वहाँ पर कूट दिए गए हैं। इनको हमको मिलान करके बताना है कि कौन कौन से कैल्शियम के मतलब प्रकार है। खड़िया को भी लोग बोलते हैं कि कैल्शियम होता है। चूना पत्थर को भी सुनते हो थोड़ा बहुत। संगमरमर या बेकिंग सोडा में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो, है ना। तो देखो, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। बेकिंग सोडा आपका यहाँ पर गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि कन्फ्यूजन दूर हो गई। बेकिंग सोडा आपका इसमें शामिल नहीं है, 3 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा पद किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के माप को दर्शाता है। ठीक है, पुंसास, pH, क्षारीय, OH। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो आपका सही है, वो बताना है। तो pH जो है ये आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रता की माप को दर्शाता है। ठीक है, किसी विलयन में। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सूची का क्वेश्चन दिया गया है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इसमें ये नाम दिए गए और ये मिलान करना है। सिरका आपका क्या है, टमाटर, नेटल का डंक एंड खट्टा दूध। ठीक है, नेटल का डंक अगर देखेंगे यहाँ पर, अगर हम मिलान करते हैं तो देखो, चींटी का डंक हो या नेटल का डंक हो, ये जब कभी भी आएगा तो नेटल का डंक अगर कहीं आता है तो आपको मैथोनोइक अम्ल पे टिक कर देना है। ठीक है, खट्टा दूध, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है ना। दूध नाम सुनते हैं ना। टमाटर हो गया, टमाटर अलग हो जाएगा और खट्टा दूध, दही अलग हो जाएगा। नींबू आपका जो है वो भी अलग हो जाएगा। टमाटर अगर यहाँ देखें, टमाटर आपका प्राकृतिक स्रोत है और इसका अगर अम्ल देखें तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्राकृतिक में लैक्टिक अम्ल रहेगा, लेकिन अगर यहाँ इस तरीके से मिलान करेंगे तो थोड़ा चेंज रहेगा, आपको उसको समझने में थोड़ा सा वो हो सकता है। सिरका की बात करेंगे तो इसमें एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका एसिटिक अम्ल। इसके बाद में खट्टा दूध बचता है आपका। खट्टा दूध अगर देखें तो इसमें मैथोनोइक अम्ल, दही। वैसे जबकि बोलते नहीं कि लैक्टिक प्रॉब्लम है, दूध नहीं पीते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्राकृतिक स्रोत है और इसका हमें ये अम्ल बताना है, तो फिर ये मैथोनोइक हो जाएगा। डी का मैथोनोइक होना चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल जो ऑप्शन है वो, हालांकि ये वाला आप ऑप्शन कट कर देना। ठीक है, ये यहाँ पर हमको ठीक नहीं समझ में आ रहा है। ऑप्शन ए सही है, इसको हम बाद में कहीं से देखते हैं, कोई ठीक ठाक सोर्स होगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट है कि दंत क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण है। ये नाम दिए गए हैं, इनको पहले आप पढ़ लो। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके नाम आपने पढ़े ही होंगे। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है, दंतवल्क, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ठीक है, थोड़ा अलग सा नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया
एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाती है? एनोडीकरण, विद्युत लेपन, यसद लेपन या परत। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा? एनोडीकरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमने फिलहाल 105 क्वेश्चन को देखा है। 105, 106, 107, 108, 109 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पहले मधुपुरा के नाम से जाना जाता था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अच्छे से ध्यान करके देखना। ये यूपीएससी साल के आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो मथुरा का इतिहास प्राचीन है या यदुवंश में जन्मे कृष्ण की मातृभूमि और जन्मभूमि भी है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पट्टिका के अनुसार मथुरा संग्रहालय में सबसे प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में इस शहर, ठीक है, का उल्लेख किया गया है। और महाकाव्य के अनुसार इक्ष्वाकु राजकुमार शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस का वध किया था और फिर इस भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया था। बाद में इसी स्थान को बाद में मधुवन, फिर मधुपुरा और काफ़ी बाद में मथुरा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ऑब्वियसली गेस करेंगे भी तो यही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, फारसी बुक बहरेज खवार के लेखक थे? याह्या बिन सरहिंदी, अहमद यदगर, मीर मोहम्मद मासूम या शेख वजीहुद्दीन अशरफ लखनौरी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देख लेना। ये सभी मुगल कालीन या उस तरीके के ऑप्शन है, नाम है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में वो हो सकता है। प्रसिद्ध फारसी पुस्तक बहरेज वार के लेखक शेख वजीहुद्दीन अशरफ लखनौरी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है, जिसका विषय स्वास्थ्य देखभाल में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद था। तो क्या हो जाएगा आपका कहाँ पर? तो तिरुवनंतपुरम, केरल के। नेक्स्ट है, फिलहाल कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में 13वीं हॉकी इंडिया इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता? किस प्रदेश ने? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। पंजाब ने हरियाणा को हराकर 13वीं हॉकी सीनियर पुरुष चैंपियनशिप जीत ली। तो किसने? पंजाब ने हरियाणा को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1974 के तहत कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकरण है और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। तो इनमें से कितने ऑप्शन सत्य हैं ये बताना है। फिलहाल आपका सी कह रहे हैं कि केवल सेकेंड सत्य है, फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है, 1963। ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IT 2.0 भारत और किस देश के बीच सहकार्य है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। भारत और स्वीडन ने दुबई में आयोजित COP28 में वर्ष 2024-26 की अवधि के लिए, ठीक है, अवधि के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड IT के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की है। ओके, देशों के बीच में मतलब कि है समझौता एक तरीके से या सहकार। तो ये आपका भारत और स्वीडन के बीच में, किसके बीच में? भारत और स्वीडन के बीच में। नेक्स्ट है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP की घोषणा की है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो घोषणा की है, ये भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया है और ये भारत सरकार की पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली लाइफ के अंतर्गत एक पहल है। तो किसके अंतर्गत? भारत के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने फिलहाल 111 नंबर से सॉल्व किए क्वेश्चन, 111, 12, 13, ठीक है, और ये फिर 115, 116 और 117। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के संबंध में दिसंबर 2023 में RBI ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि किसके साथ में, ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखें अगर तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंक ऑफ इंग्लैंड BOE ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किसने? बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में। और अपने यहाँ से कौन है? तो RBI ने, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल बैंक है एक तरीके से कह सकते हैं, रिजर्व बैंक, उसने। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि पर लागू होंगी? ये 4 ऑप्शन दिए गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है।
यानी 1 अप्रैल 2025 से शुरू होंगी, कब तक लागू होंगी ये बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी और संविधान के अनुच्छेद 280A के अनुसार भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। 16वां वित्त आयोग आपका 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगा और 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। है 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मुझे लगा कन्फ्यूजन है तभी मैंने ऐसे बोला, चलें सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान या मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 लॉन्च किया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लो। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, आंसर को केवल देख ले। डेटा संचालित नीति निर्माण में मदद करने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए भारतीय शहरों से नए आंकड़ों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नारकोंडम द्वीप के निकट तेल और गैस की खोज की है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको यहाँ पर बताना है कि किसने किया है। हाल ही में IIT कानपुर को एक शोध के दौरान नारकोंडम द्वीप के निकट तेल और गैस की खोज की है, या कानपुर ने, तो किसने, IIT कानपुर ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज शुरू किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यों के नाम बताना है आपको। हाल ही में बिहार सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज शुरू किया है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, बिहार ऑप्शन हो जाएगा सही। रिलायंस जियो ने किसके सहयोग से भारत GPT लॉन्च किया है। IIT पटना, IIT भिलाई, IIT मंडी या IIT बम्बई। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है। रिलायंस जियो ने IIT बम्बई के सहयोग से भारत GPT लॉन्च किया है, किसके सहयोग से, IIT बम्बई के सहयोग से। फिलहाल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू की है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखो भाई, राज्य दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, राज्य ने, मे बी कि देश ने भी शुरू किए होंगे तो वो ना टिक करना, मतलब ऑप्शन तो नहीं है पर फिर भी कन्फ्यूज मत होना। दिसंबर 2023 में गुजरात सरकार ने द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, निर्णय लिया है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये हमारे 118 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया था हम लोगों ने। 119, 120, 121, 122, 123 और 124। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि अभय हस्तम कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ये 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो देखें तो इसमें क्या है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 प्रकार की गारंटी शामिल है। महालक्ष्मी, ऋतु भरोसा, ग्रेजुएटी, इंदिरम्मा इल्लू, युवा विकासम, चौथा। इसके तहत 28 दिसंबर 2023 को राज्य भर में एक विशेष अभियान प्रजापालन पीपुल्स गवर्नेंस शुरू किया गया है। आपको 1-2 चीज़ों से कुछ आइडिया लग रहा होगा कि ये लैंग्वेज थोड़ी सी कहाँ की है, तो आपकी छत्तीसगढ़ या अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हल्का बंगाल से टच होता है, तो उधर बांग्ला का फ्लेवर रहता है लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी ने अभय हस्तम कार्यक्रम शुरू किया है, किसने, तो तेलंगाना के। आगे बढ़ेंगे, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का विषय क्या था। देखो विषय थीम पे खूब क्वेश्चन आ रहे हैं ना। कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर AI का प्रभाव, कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना। आप ये ऑप्शन पढ़ लेना, मैंने बस 2 ही बता दिए फ्लो में। अगर देखें तो आपका ऑप्शन A ही यहाँ पर टिक है, मतलब सही है। कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर AI, और AI का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको AI दिखे तो कभी कभी किस वर्ग में आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसे विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया। देखो ये होता है अर्थ का अनर्थ, है ना, तो कौन हो जाएगा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेडटेक मित्र ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पहले पढ़ लो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में मेडटेक मित्र लॉन्च किया, किसने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर से पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या से पहली 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। कहाँ से? तो अयोध्या से, और पहली 2 को दिखाई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। तो क्या हो जाएगा? आगरा से। ओके, आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने 125 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किया। 125 126, ठीक है, 127, 128, 129, 130। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कछुआ पुनर्स्थापना योजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, लुप्त प्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ इसमें सही है। तो लुप्त प्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र आपका जो स्थापित होता है वह 1984 में, ठीक है, 1984 में। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है। उद्देश्य लखनऊ में लुप्त प्राय प्रजातियों काले हिरण को विलुप्त होने से बचाना तथा इन प्रजातियों की आबादी को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया गया। कछुआ पुनर्स्थापना योजना की बात करें तो इसे भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान के तहत 1986 में लागू किया था। कछुआ पुनर्स्थापना 1986 में, ठीक है। इसी से आपके और भी 2 अधिनियम है, ठीक है ना, अगर आपको याद हो। प्रोजेक्ट एलिफेंट देखें तो यह वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। यह मुक्त विचरण करने वाले जंगली एशियाई हाथियों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करें। तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, ठीक है। लास्ट में आपका आ जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना है। लेकिन इसे स्थापित कब किया गया, मतलब ये योजना लागू कब हुई थी? ये सबसे लास्ट में 2013 में। तो इस तरीके से आप देखोगे तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले 1984 में लुप्त प्राय, फिर फर्स्ट 1986, फिर 1992, फिर 2013। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में, ये बरेली में। आयोग की आपने नाम सुना ही होगा। तो अगर देखें यहाँ पर कि किस जगह पर है, कौन सा, तो भारतीय पशु चिकित्सा, ठीक है। तो ये आपका बरेली में है, ठीक है। बरेली में भी अगर कभी कभी पूछ लेता है, अगर ध्यान से नहीं देखा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के संबंध में सत्य नहीं है? अब यहाँ पर सत्य नहीं है ये बताना है। मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रुस्तम खान ने 1625 ईस्वी में मुरादाबाद की स्थापना की थी। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय बहराइच में है। एंड डी, झांसी शहर पहुँच और बेतवा नदी के बीच स्थित है, ठीक है। पहुँच, ये कोई जगह का नाम है, पहुँच। तो अब इनमें से कौन सा एक जो है वो सत्य नहीं है? देखें, अगर जो कह रहे हैं देवी पाटन मंडल का मुख्यालय, अभी हम लोगों ने देखा ना, देवी पाटन, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, इसका मुख्यालय गोंडा में है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल गलत है। देवी पाटन एक मेला लगता है और एक ही मंडल है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मध्ययुगीन वास्तुशिल्प के संदर्भ में सही है? आगरा किला को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। मेहताब बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अब हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन आपके सत्य हैं। आगरा किला शहर में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक ऐतिहासिक किला है। 1638 में मुगल शासकों द्वारा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने से पूर्व यह उनका मुख्य निवास स्थान था। वर्ष 1983, ठीक है, वर्ष 1983 इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, ठीक है, चिन्हित किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सत्य है। सेकेंड आपका मेहताब बाग जो है मूनलाइट गार्डन या आगरा में स्थित एक चारबाग परिसर है और सम्राट बाबर ने 1530 में इस उद्यान का निर्माण करवाया था। तो सेकेंड आपका यहाँ पर हो जाता है गलत। सेकेंड गलत हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन ही केवल यहाँ पर सत्य है, ठीक है। 131 से हमने क्वेश्चन देखे हैं। 131 देख लो, 132, 133, ठीक है, 134। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित गायकों में से कौन सा से फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित है? केसरीबाई, सैयद खान, मुनीर खातून बेगम या गुलाम रसूल खान। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कितने ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ठीक है। अगर बात करें मुगल बादशाह जहांगीर के काल में जैनू खान और जोरावर खान ने इस घराने की शुरुआत की। इस घराने में घसीट खान अपनी गायकी के लिए प्रसिद्ध थे।
तो अगर देखें तो कितने ऑप्शन सकते हैं, तो सेकंड और फोर। सेकंड मतलब सैयद खान, फोर मतलब गुलाम रसूल खान। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान से यहाँ पर बताना है। देखो, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। हिंदी भाषा और साहित्य के सर्वांगीण प्रचार प्रसार के लिए 30 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। तो क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से यश भारती पुरस्कार के संदर्भ में सही है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में की गई थी। यह केवल साहित्य एवं सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन, तो यश भारती पुरस्कार के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1994 में यश भारती पुरस्कार की स्थापना की। इसके स्थान पर अब संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की है। तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, बी केवल फर्स्ट सही है। यह केवल साहित्य एवं सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता, तो ऐसा नहीं है। यह साहित्य, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, फिल्म, विज्ञान, पत्रकारिता, हस्तशिल्प, संस्कृति, शिक्षा, संगीत, नाटक, खेल, उद्योग और ज्योतिष के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान देने वाले हस्तियों को प्रदान किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ही सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश वानिकी योजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपकी विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनको मिलान करना है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। कैमूर की अगर आप बात करोगे तो ये मिर्ज़ापुर में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ, तो मिर्ज़ापुर में। महाराजगंज किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य अगर देखें तो ये आपका लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य तो लखीमपुर खीरी, और सुहागी बरवा आपका महाराजगंज में। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे, जब आप मिलान करोगे तो सी ऑप्शन हमारा सही है। हम लोगों ने 135 से शुरू किए थे। 135, 136, 137, 138, 139। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में सही है। नीम कोटिंग नाइट्रीकरण प्रतिरोधी के रूप में कार्य करती है। सभी घरेलू उत्पादकों के लिए अनिवार्य है कि वे किसी भी प्रकार की यूरिया का उत्पादन नीम कोटेड यूरिया के रूप में करें। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से सही है। देखो, इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके सत्य हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, फिर देखना कि सही भी हैं तो क्यों सही है। क्योंकि सभी घरेलू उत्पादक लोग क्या करते थे कि यूरिया की जगह पे कुछ और मिला देते थे और वो बेचते थे दुकान वाले, है ना। तो उसी वजह से नीम कोटेड यूरिया लाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कब की गई थी। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग डेयर के तहत एक स्वायत्त शासी संगठन है। इससे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी, 1929 यानी 1929 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा से जीरो बजट यानी नेचुरल फार्मिंग के घटक है। ठीक है, यानी कंपोनेंट है। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन या वाफसा, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सत्य हैं। तो ये कूट दे दिया गया है, हमें बताना है कि कितने ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, तो ZBNF पारंपरिक भारतीय प्रथा पर आधारित रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। इसे मूल रूप से महाराष्ट्र के किसान सुभाष पालेकर द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने वर्ष 1990 के दशक के मध्य में भारत हरित क्रांति के तरीकों के विकास के रूप में विकसित किया। बात करेंगे अगर, तो डी ऑप्शन सत्य, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की शीत धाराएं नहीं है। अच्छा, नहीं है पूछा है। ठीक है, कैलिफोर्निया धारा, ओयोशियो धारा, पेरोवियन धारा एंड कुरोशियो धारा। तो शीत धाराएं नहीं है, ये बताना है फिलहाल। तो आपका जो कुरोशियो धारा है ये इसकी शीत धारा नहीं है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना राज्य सही सुमेलित नहीं है। डोयांग नागालैंड, टिहरी उत्तराखंड, कामेंग अरुणाचल प्रदेश एंड कोटेश्वर मिजोरम। अब इसमें से कोई जल विद्युत परियोजना है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन है, जो कोटेश्वर है ये आपकी मिजोरम में नहीं है, बल्कि कोटेश्वर आपकी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, यानी यूके कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे, तो हमने 140 से क्वेश्चन देखा है, 140, ठीक है, 141, 142, 143 और 144।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं। रोहतांग हिमाचल, बनिहाल जम्मू और कश्मीर, नाथुला अरुणाचल प्रदेश और भोरघाट महाराष्ट्र। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो आपका नाथुला है, ठीक है, नाथुला जेलेपला ये सिक्किम में पड़ता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। कह रहे हैं कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। इसी वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। सेकंड, इसने द्वैध शासन को समाप्त करने की अनुशंसा की। तो अब 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना कि इसमें कितने ऑप्शन सकते हैं। ठीक है, भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में साइमन की अध्यक्षता में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। फर्स्ट अब आपका सही है, सेकेंड भी सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें मतलब क्रम के हिसाब से सजाना है, लगाना है। अहमदाबाद कॉटन मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली, चंपारण। ठीक है, देखो बताया कि 1917 आपका चंपारण होता है। बारदोली की अगर बात करोगे तो ये आपका 1928 में होती है घटना। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये आपका 1918 में होता है। कब होता है? 1918 में। हाँ, 2 घटनाएं एक साथ होती है, मंथ का फ़र्क है। अहमदाबाद कॉटन हड़ताल मिल जो होती है ये भी 1918 में होती है, और जो आपका खेड़ा सत्याग्रह होता है वो भी 1918 में होता है। बस इसमें कुछ मंथ का फ़र्क है। तो अगर इसको हम मिलान करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? 1917 बोले तो चंपारण सत्याग्रह। 4th इसमें भी है, 4th इसमें भी है। इसके बाद में कौन सा आएगा? तो 1918, या तो ए को इन्होंने ले लिया है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, फिर सेकंड भी ले लिया है, फिर थर्ड आपका आएगा बारदोली सत्याग्रह। थर्ड क्योंकि इसमें नहीं है तो फिर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें चित्रात्मक तथा वर्णमाली ये दोनों चिन्ह शामिल थे, या दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पहले पढ़ लो, ए बी सी और डी करके। तो हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें सही है। केवल सेकेंड आपका सही है, फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि हाल ही में किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिले कि हड़प्पा की लिपि में दाएं से बाईं ओर को लिखे लगभग 400 चिन्ह हैं, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अपने भावों के सीधे व्यक्त करने के लिए भाव चित्र यानी चित्रक प्रतीक चिन्ह अथवा अक्षर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड हमारा सत्य है। तो हम लोगों ने 145, 146, ठीक है, 147, इसके बाद में 148। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक प्रशासन में अक्षवाप कौन होता था? कर संग्रहकर्ता, सारथी, लेखाकार या संदेशवाहक। जैसे कि मौर्य काल में पूछते, या हमें लग रहा है एंशियंट में पूछते हैं, सीता एक भूमि का नाम होता है उपनाम एक तरीके से, तो वैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। बात करें कि कौन होते थे ऋग्वैदिक में, तो ये होते थे आपके लेखाकार। लास्ट क्वेश्चन है सूची का, सूची से हमें मिलान करना है। सबसे पहले अब चेदी को कौशाम्बी से मेल कर दो। ठीक है, कुछ भी करना है तो चेदी को सबसे पहले वत्स को कौशाम्बी से, ये चेदी से नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, वत्स को कौशाम्बी से। इसके बाद में अगर देखेंगे बी आपका है चंपा। ठीक है, और सी आपका है सुरसेन, ये मथुरा से हो जाएगा, और चेदी आपका ये सुक्तिमती से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सत्य है। चलो, तो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।